नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के उस मोड़ की जिसने देश की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 1857 का विद्रोह ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो ज्वाला थी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था और एक राष्ट्र के जन्म की पहली आहट दी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के इन शब्दों से। इन लफ्ज़ों में जो दर्द है, जो बेबसी है, वो उस एहसास को बयां करती है जो उस दौर के भारतीय शासक महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनसे उनका घर, उनकी पहचान, सब कुछ छीना जा रहा हो। कहते हैं ना, एक बड़ी आग के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है। 1857 के इस महासंग्राम के पीछे भी एक ऐसी ही चिंगारी थी। तो आइए देखते हैं वो पहली चिंगारी आखिर थी क्या। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे के रूप में एक चिंगारी भड़की और कुछ ही हफ्तों में 10 मई तक मेरठ में ये एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। और फिर अगले ही दिन ये आग दिल्ली पहुंच गई, जहां बागियों ने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने इस संघर्ष का चेहरा बना दिया। तो ये चिंगारी थी एक कारतूस। सुनने में छोटी बात लगती है ना, लेकिन ये कोई मामूली कारतूस नहीं था। ये था एनफील्ड राइफल का नया कारतूस और अफवाह ये थी कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। अब सिपाहियों को इसे लोड करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। ये उनके लिए सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कारतूस तो बस वो आखिरी चिंगारी थी। असल में ये गिरी थी बारूद के एक ऐसे ढेर पर जो पिछले 100 सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा और शिकायतें चरम पर थी। तो ये बारूद का ढेर बना कैसे था? मोटे तौर पर देखें तो इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, राजनीतिक, मतलब अंग्रेजों की हड़प नीति जो एक के बाद एक राज्यों को निगल रही थी। दूसरी, आर्थिक, उनकी टैक्स पॉलिसीज ने किसानों और कारीगरों की कमर तोड़ दी थी। और तीसरी, सामाजिक, धार्मिक, उनके नए कानून और गतिविधियां लोगों को अपनी संस्कृति पर हमले की तरह लग रही थीं। और राजनीतिक वजहों में सबसे खतरनाक थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब नियम बहुत सीधा था और बहुत क्रूर भी। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, वो सीधे अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगा। इसी नीति ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को छीन लिया। और भी कई बातें थीं जो आग में घी का काम कर रही थी। किसानों पर इतना ज्यादा लगान था कि वो दिवालिया हो रहे थे। भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग को बर्बाद किया जा रहा था। ऊपर से आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने जैसी अफवाहें लोगों को डरा रही थीं। सती प्रथा पर रोक जैसे सुधारों को भी शक की नजर से देखा गया और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने इस आग को और भड़का दिया। तो जब विद्रोह की ये आग भड़की तो ये किसी एक शहर में नहीं रुकी, ये पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। और इस आग को हवा देने के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाने वाले कई बड़े नाम सामने आए। ये कोई एकाध जगह का विद्रोह नहीं था। देखिए, दिल्ली में कमान संभाली बहादुर शाह जफर ने, तो कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा खोला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और तो और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने भी तलवार उठा ली। हर इलाके का अपना नेता था। और इन सब में एक नाम ऐसा है जो आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है, रानी लक्ष्मीबाई। उनके बारे में जो कहा गया है वो उनकी बहादुरी की पूरी कहानी कह देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। और यही बात इस विद्रोह को सबसे खास बनाती है। ये सिर्फ कुछ नाराज राजाओं या सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, इसमें आम लोग भी कूदे। किसान, जमींदार, कारीगर, समाज के हर तबके के लोग पहली बार एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। इतनी जबरदस्त शुरुआत, इतना गुस्सा, इतने बड़े बड़े नेता। तो फिर सवाल ये उठता है कि विद्रोही हारे क्यों? आखिर गलती कहाँ हुई? अंग्रेज इस तूफान को रोकने में कामयाब कैसे हो गए? एक बहुत बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी का फर्क। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार तो थे ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था टेलीग्राफ, वो तार वाली लाइनें। एक विद्रोही ने कहा भी था कि इस तार ने तो लड़ने से पहले ही हमारा गला घोट दिया, क्योंकि अंग्रेजों तक खबरें और मदद बहुत तेजी से पहुंच जाती थी। लेकिन शायद टेक्नोलॉजी से भी बड़ी वजह थी हमारी अपनी फूट। ये कड़वी सच्चाई है, पर सच्चाई है। ग्वालियर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया।
देश का पढ़ा लिखा तबका इस सबसे दूर रहा। और सबसे हैरानी की बात, आधे से ज्यादा भारतीय सिपाहियों ने बगावत में हिस्सा ही नहीं लिया। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा आप उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुद माना था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया जैसे बड़े शासक भी बागियों के साथ चले जाते तो भारत में ब्रिटिश राज का टिकना नामुमकिन हो जाता। तो विद्रोह को तो क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इसके असर बहुत दूर तक गए और बहुत गहरे थे। सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव, अब तक भारत पर एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सोचिए, एक कंपनी। 1857 के बाद ये सब खत्म। 1858 से भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथ में आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत होती है। और भी बहुत कुछ बदला। सदियों से चला आ रहा मुगल साम्राज्य आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। सेना का पूरा ढांचा बदल दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी बगावत ना हो सके। और हाँ, शायद सबसे जरूरी बात, इसी हार की राख से पहली बार एक पूरे भारत की सोच ने जन्म लिया। एक राष्ट्र की भावना जागी जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद बनी। और यहीं पर हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जिस पर आज भी बहस होती है। क्या 1857 के इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? इतिहासकार इस पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी।